हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। लास्ट के 10 दिन का टाइम बचा है, तो इस टाइम पे आपको कुछ नया पढ़ने में अपना टाइम नहीं जाया करना है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली पर डे एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए ना, उसके बाद आप 1 घंटे कम से कम एनालिसिस को दीजिए। उसमें आप एक रफ कॉपी लेके बैठिए और हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखिए। जो जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है, जैसे पेपर 2 है तो सीडीपी है, आपका मैथ है, साइंस है तो आप मैथ साइंस लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप सभी का नाम लिखिए। और उसके बाद देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और अगर कम नंबर बन रहे हैं तो कहाँ से प्रश्न जो हैं वो गलत हो रहे हैं। फिर आप उस सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। अब देखिए, आपको अगले ही मॉक टेस्ट से फर्क देखने को मिलेगा, यानी आपके हर एक मॉक टेस्ट में आपके नंबर इंक्रीज होके आपको देखने को मिलेंगे। बस यही प्रक्रिया आपको अपने एग्जाम तक कंटिन्यूसली फॉलो करना है। बाकी साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चला ही रहे हैं, जहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और साथ ही रिवीजन पे भी फोकस किए हैं। अगर आप एक भी क्लासेस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे जितनी भी ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। आप जाके वहाँ से एक एक क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यानी एक आपके प्लेलिस्ट से कंप्लीट साइंस की तैयारी हो जाएगी और आपके एग्जाम में अच्छे आप स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। ये उदाहरण किसका है? विघटन अपक्रिया का, द्विविस्थापन अपक्रिया का, विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का, या फिर संयोजन अपक्रिया का? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, विघटन अपक्रिया क्या होती है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हम एक एक करके सारी अपक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो विघटन अपक्रिया क्या होती है? जब एक यौगिक टूटता है और एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विघटन अपक्रिया। मान लेते हैं कोई एक यौगिक है ए बी टूटा तो दो या फिर दो से अधिक प्रोडक्ट बनाया, यानी ए और बी दो प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो ये क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विघटन अपक्रिया कहलाएगी। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, वो टूट के दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे CaCO3 जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO का निर्माण करता है, साथ ही CO2 गैस को भी रिलीज करता है। तो ये क्या कहलाएगी? विघटन अपक्रिया। अब आते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? इसमें दो यौगिक आयन का आपस में स्थान बदलते हैं, यानी आयन को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे AgNO3, ठीक है, AgNO3 को हम रिएक्ट कराए NaCl से। जब AgNO3 NaCl से रिएक्ट करेगी तो जो Ag है ये जाके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, और Na जो है वो NO3 के साथ अटैच हो जाएगा, यानी बन जाएगा AgCl, और प्लस क्या बन जाएगा? NaNO3 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आयन अपनी अपनी जगह बदले हैं, तो इसीलिए इसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाएगा। अब आ जाते हैं हम विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया पे। तो विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया से ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे ये दिया है कि अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबोते हैं तब ये क्या होगा? तो देखिए, जो आयरन है ये कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव होता है वो जो अधिक रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन अधिक रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? आयरन कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, और साथ ही कॉपर को उसकी जगह से निष्कासित कर देगा। तो क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसलिए ये विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कही जाएगी। और आयरन का यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा, ऑक्सीकरण भी हो रहा है,
और कॉपर का अपचयन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अपक्रिया भी कही जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाते हैं संयोजन अपक्रिया पे। तो संयोजन अपक्रिया क्या होते हैं, संयोजन अपक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिला और ए प्लस बी मिलके बना क्या दिए, ए बी, एक प्रोडक्ट बना दिए, दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना दिए, तो इसको बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर यानी H2O का निर्माण कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आई होप आपको ये चारों जो अपक्रियाएं हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है, आइरिस, रेटिना, प्यूपिल या फिर पुतली या फिर लेंस। तो देखिए पहले बताइए आइरिस क्या होता है। आइरिस ये आंख के रंग को डिसाइड करने का काम करता है। आइरिस क्या करता है, आंख के रंगों को निर्धारित करता है। जो काली, नीली, भूरी आंखें होती हैं ना, वो किसकी वजह से होती हैं, आइरिस की वजह से होती हैं। प्लस प्रकाश की कितनी मात्रा आंख के अंदर जाएगी, प्रकाश की यह मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितनी प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों के अंदर जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये पुतली को भी नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है, ये पुतली को भी नियंत्रित करने का काम करता है। आ जाते हैं रेटिना पे। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना आंख में प्रतिबिंब जो बनता है ना, जो इमेज बनती है, यानी कोई भी वस्तु जो हमको दिखाई देती है वो आंख के रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद ही हमको दिखाई देती है। तो जो आंख में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब हमको रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है, जिससे इससे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करते चल रही कि रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको पीत बिंदु कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पीत बिंदु कहा जाता है। और पीत बिंदु के अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैक्यूला लुटिया। किस नाम से जाना जाता है, मैक्यूला लुटिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब प्यूपिल या फिर पुतली क्या होती है, तो पुतली आंख में जब प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है, यानी आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है, पुतली से ही प्रवेश करता है। और पुतली का आइरिस, मतलब जो पुतली पे नियंत्रण होता है वो किसका होता है, आइरिस का होता है। और पुतली है ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। ये पूछा जाता है कि आंख में से ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। तो पुतली, ये पुतली क्या करती है, पुतली प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। साथ ही प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख को ये समायोजित करने का भी काम करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेंस क्या होता है, जैसे लेंस होता है ना बाहर, वैसे हमारी आंखों में भी लेंस होता है। और हमारी आंखों में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो कि कैसे बना होता है, पारदर्शी पेशी से बना होता है। कैसे बना होता है, पारदर्शी पेशियों से हमारे आंख का लेंस बना होता है। या सिलियरी पेशी में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है कि लेंस में हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है और ये पारदर्शी पेशियों से बना होता है। और ये इमेज को बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब को बनाता कैसे है, उल्टा बनाता है। फिर बाद में ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, ब्रेन इस इमेज को सीधा करता है और उसके बाद हमको सीधी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो लेंस है, उत्तल लेंस है, ये हमारे आंख में प्रतिबिंब बनाता कैसे है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है। बताइए वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो सकता है, रतौंधी का, रिकेट्स का, बेरी का या फिर स्कर्वी का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए एक कोई मनुष्य है, वो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है, अंडा खाता है, दूध खाता है और रोटी खाता है। तो देखिए जो अंडा है, दूध है, रोटी है, इसमें विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या फिर ना के बराबर पाया जाता है। अब देखिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अंडा, दूध या फिर रोटी खाता है और खासकर वो लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें खाता है, फल सब्जियां नहीं खाता है, तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी। अब जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। बाकी रतौंधी किसकी वजह से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की वजह से होता है। और विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रिकेट्स किसके कारण होता है, तो रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, बेरी रोग किसके कारण होता है,
है तो बेरी वेरी रोग विटामिन B1 के नाम B1 से होता है, यानी B1 के कमी से होता है। और B1 को हम किस नाम से जानते हैं? B1 को हम थायमिन नाम से जानते हैं। हालांकि मैं विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप ये प्रीवियस प्रैक्टिस सेट की क्लासेस देखेंगे तो आपको पूरा विटामिन चैप्टर ही वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई मनुष्य है वो अंडा, दूध और रोटी लंबे समय तक ग्रहण करता है तो उसमें विटामिन सी नहीं होता, और विटामिन सी न होने की वजह से या कम होने की वजह से उसको स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है या थर्मोप्लास्टिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट होता क्या है? तो बैकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, ये क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसको फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के अपक्रिया से बनाया जाता है। अब जो बैकेलाइट होता है इसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो एक तो इसका गुण ये होता है कि हीट का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, यानी हीट को अपने आप में से, ऊष्मा को अपने आप में से पास नहीं होने देता। अब जब ये ऊष्मा का कुचालक होता है तो ये विद्युत का भी क्या होगा? विद्युत का भी ये क्या होता है? कुचालक होता है। और साथ ही बैकेलाइट जो होता है वो कठोर होता है और मजबूत होता है। कैसा होता है? कठोर और मजबूत होता है। और अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये गर्म होने पे दोबारा से नरम नहीं होता, टूट जाएगा पर ये नरम नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पे क्या दिया है कि बैकेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? ये ऊष्मा का सुचालक है ना, अभी हमने पढ़ा है कि ये ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा है कि जो बैकेलाइट होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होगा। और थर्मोप्लास्टिक ना होकर क्या होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तने का कार्य क्या है? खनिज पदार्थों एवं जल का संवहन करना, खनिज पदार्थों जल एवं जल का संग्रह करना, शाखाएं एवं पत्तियां उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, तने का कार्य क्या हो सकता है? खनिज और जो जल का संवहन है, क्या इनका कार्य तना करता है? तो बिल्कुल करता है। जो खनिज पदार्थ हैं और जो जल है, जो जाइलम फ्लोएम, ये जो फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये किसके माध्यम से करते हैं? तनों के माध्यम से ही तो करते हैं। ठीक है, तो खनिज पदार्थों एवं जल का संवहन करना ये तने का कार्य होता है। खनिज पदार्थों एवं जल का संग्रह भी करना तने का कार्य होता है, ये इसको स्टोर करके रखते हैं। शाखाओं एवं पत्तियां उत्पन्न करना, तो ये भी तने का कार्य होता है। तने से ही तो शाखाएं बनती हैं, यानी जो शाखाएं उत्पन्न होती हैं वो तने से ही उत्पन्न होती हैं। पत्तियां भी तने पे ही निकलती हैं। यानी कुल मिला के ये जो तीनों कार्य हैं ये किसके हैं? तने के हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए तो शॉर्ट फॉर्म में तने का कार्य क्या है? एक तो सहारा प्रदान करना, दूसरा काम है इसका संवहन करना, और तीसरा काम है इसका संग्रह करना, और चौथा काम है इसको शाखाएं बनाना, यानी शाखाएं निकालना, या फिर पत्तियों को उत्पन्न करना। क्या करना? पत्तियों को उत्पन्न करना। तो ये 4 मेन फंक्शन होते हैं किसके? तने के। ठीक है, तो ये चारों क्या जो है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है, इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। बताइए, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है, यानी बहुत कम होता है, 1/6 भाग होता है पृथ्वी की तुलना में। अब चंद्रमा पे इतना कम गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण वहाँ जो वो गैसें होती हैं, जो वायुमंडल में वहाँ पे जो गैसें होती हैं वो अंतरिक्ष में निकल जाती हैं, यानी जो वायुमंडल है वो वायुमंडल ही क्रिएट नहीं हो पाता। तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होता है कि वहाँ जो गैसें होती हैं वो अपने पास, वो उनको बांध के चंद्रमा नहीं रख पाता है, वो गैसें क्या होती हैं? अंतरिक्ष में निकल जाती हैं और वहाँ पे वायुमंडल क्रिएट नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो चंद्रमा का एकमात्र जो उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा, वहाँ पे वायुमंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे अधिक दिया है तो ये गलत होगा, परिक्रमा भी गलत होगा, निकट के कारण ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। इसका गुरुत्वीय त्वरण यानी जो चंद्रमा है इसका गुरुत्वीय त्वरण बहुत कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
सफेद रक्त कणों का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सफेद रक्त कण मतलब समझते हैं क्या है? WBC। WBC का आपको कार्य यहाँ पे पूछा है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना ये किसका काम है? ये RBC का काम है। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करेगा? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाएगा और जो बॉडी के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ ले आएगा? लंग्स तक ले आने का काम करता है। तो इनका परिवहन तो RBC करता है, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि जो WBC होती हैं, WBC क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये क्या होता है? WBC का काम होता है। ठीक है, WBC को हम किस नाम से जानते हैं? तो WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। और WBC बनती कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे बनती है? अस्थि मज्जा, यकृत या फिर लिम्फ नोड में इसका फॉर्मेशन होता है। मेनली कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन WBC का होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 10 से 15 दिन होता है। कितना होता है? 10 से 15 दिन होता है। और WBC ये मरती कहाँ पे है? तो मरती है ये कहाँ पे? प्लीहा में। WBC की डेथ कहाँ पे होती है? मृत्यु कहाँ पे होती है? तो मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है। ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है WBC में। और WBC की संख्या कितनी होती है? लगभग 8000 से लेके 10,000 कितनी होती है? 8000 से लेके 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। WBC का काम तो आपको पता चल गया कि WBC जो है वो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करता है। अब जो WBC है, WBC होता कितने प्रकार का है? तो देखिए जो WBC होता है, WBC मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है कणिका वाला, क्या होता है? कणिका युक्त होता है। और दूसरा WBC होता है जो अकणिका युक्त होता है। दूसरा कौन सा होता है? अकणिका युक्त होता है। अब जो कणिका युक्त यानी जो ग्रेन्युलोसाइट है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक क्या है? एक है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्या है? एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है वेसोफिल्स, दूसरा क्या है? बेसोफिल्स, और तीसरा क्या है? इओसिनोफिल। क्या है? इओसिनोफिल। ये क्या है? ये कणिका युक्त WBC के प्रकार हैं। इसमें जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBC होता है। और सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो बेसोफिल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बेसोफिल पाया जाता है। अब जो अकणिका युक्त जो WBC होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट, एक क्या होती है? मोनोसाइट, और दूसरा क्या होता है? लिम्फोसाइट। दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार की अकणिका युक्त WBC होती हैं। अगर सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी WBC कौन सी होगी? मोनोसाइट होगी। और सबसे छोटी WBC की बात करें तो सबसे छोटी WBC कौन सी होगी? लिम्फोसाइट होगी। तो ये रही कुछ WBC के बारे में जानकारी, ताकि इससे कोई भी प्रश्न बने तो आप उसको इजीली कर पाएं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने हेतु, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस को रोकने हेतु, चेचक, कुकर खांसी, टिटनस को रोकने हेतु, पोलियो, टिटनस और कुकर खांसी को रोकने हेतु। बताइए जो DPT का ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका दिया जाता है, तो DPT का टीका किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है? तो देखिए नाम से ही क्लियर है, DPT, इसको हम ट्रिपल एंटीजन टीका भी बोलते हैं क्योंकि ये 3 रोगों से सुरक्षा देता है। D यानी क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, यानी ये डिप्थीरिया से सुरक्षित देता है। P यानी पर्ट्यूसिस, P क्या हो जाएगा? पर्ट्यूसिस हो जाएगा। पर्ट्यूसिस यानी कुकर खांसी। और T यानी क्या हो जाएगा? टिटनस। T क्या हो जाएगा? टिटनस। यानी जो DPT का टीका है ये 3 बीमारियों से सुरक्षित देता है। एक है डिप्थीरिया, दूसरा है कुकर खांसी जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, और तीसरा है टिटनस। तो यहाँ पे देखिए पोलियो दिया है, चेचक दिया है, डिप्थीरिया तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पोलियो चेचक कहीं जिक्र नहीं है। चेचक नहीं होगा, पोलियो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कुकर खांसी और टिटनस। 3 रोगों से ये ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका सुरक्षा देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय मार्ग से आप क्या समझते हैं? वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, वह मार्ग जिस पर मुक्त लौह का कण गति करते हैं और की नहीं होगा, क्या करते हैं? वह मार्ग जिस पर मुक्त लौह के कण गति करते हैं, वह मार्ग जिसकी तरफ चुंबकीय सुई मुड़ती है, वह मार्ग जिस पर एक रेखा खींची जाती है। बताइए क्या होता है चुंबकीय मार्ग? तो देखिए चुंबकीय मार्ग को हम चुंबकीय मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय मेरिडियन भी बोला जाता है। और चुंबकीय मेरिडियन क्या होता है? तो वह दिशा या फिर वो काल्पनिक रेखा होती है जिसमें अगर मान लीजिए कोई सुई है, कोई सुई को वहां पे लटकाया जाता है, तो जब ये सुई क्या हो? स्थिर हो, यानी रेस्ट पोजीशन पे आए,
तो रेस्ट पोजीशन पे आने पर ये किस दिशा में रुके, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुके। किस दिशा में रुके, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय मार्ग कहते हैं। यानी चुंबकीय मेरिडियन जो होता है वो ये वह दिशा या फिर वो काल्पनिक रेखा होता है जिसमें अगर किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो जब वो स्थिर पोजीशन पे आएगी तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा पे ही आके क्या होती है, ठहरती है। तो इस प्रश्न का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वह मार्ग जिसकी तरफ चुंबकीय सुई मुड़ती है क्या कहलाता है, चुंबकीय मार्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, तो यह हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। 45, 30, 90 या फिर 60, बताइए कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना दिया है, पावर या फिर शक्ति कितना दिया है, 1000 वाट। अब 1000 वाट को अगर किलो वाट में बदलना है तो ये क्या आ जाएगा, 1 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शक्ति। अब समय कितना दिया है, तो समय दिया है 90 मिनट। 90 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 घंटे आ जाएगा। अब यूनिट बराबर या फिर ऊर्जा बराबर, यूनिट बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। अब पावर भी किस में होना चाहिए, पावर किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए। तो अब बताइए 30 दिन में कुल समय कितना दिया है, कुल समय 30 दिन दिया है। यहाँ पे देखिए दिन कितने दिए हैं, 30 दिन। तो 30 दिन में कुल घंटे कितने हो जाएंगे, तो 1.5 घंटे पर डे चलता है। कितने दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 घंटे। अब इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो यहाँ पे पावर कितनी दी है, 1 किलोवाट दी है, और समय कितना दिया है, 45 घंटे आ गया है। यानी कुल मिला के कितने यूनिट चलेगी, तो 45 किलोवाट पर आवर क्या करेगी, ये यूनिट ऊर्जा खपत करेगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंख में निकट दृष्टि दोष कब माना जाता है, जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती हैं, जब निकट की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती हैं, जब दूर की वस्तु रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, और जब निकट की वस्तु रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। तो देखिए क्या है, आंख में निकट दृष्टि दोष कब माना जाता है। जो दृष्टि दोष है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अब दूर का क्यों नहीं दिखा देता, क्योंकि जब जो दूर की वस्तु है ना उसका रेटिना के पीछे जाके उनका फोकस बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के कहाँ बनता है, आगे बनता है। अब रेटिना के आगे कैसे बनता है, बताइए रेटिना के आगे कैसे बनता है। इसमें नेत्र गोलक का साइज बढ़ता है या फिर घटता है, आपको ये बताना है। आपको ये बताना है कि इसमें नेत्र गोलक का जो साइज है वो बढ़ता है कि तो या कि घटता है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये इतना बड़ा क्या है, नेत्र गोलक, इतना बड़ा क्या है, नेत्र गोलक। अब निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा तो उस व्यक्ति का क्या होगा, नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाएगा। नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो पहले रेटिना यहाँ थी, अब रेटिना कहाँ पे आ जाएगी, अब रेटिना आ जाएगी यहाँ पे। अब जब रेटिना यहाँ पे आ जाएगी तो जो फोकस था, फोकस कहाँ पे बन रहा था, फोकस यहाँ पे बन रहा था। तो फोकस आज भी आके यहाँ पे बनेगा, लेकिन रेटिना तो कहाँ चला गया, पीछे। तो यानी यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब है यानी जो फोकस है क्या होता है, रेटिना के आगे ही आके बन जाता है। तो इस दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पे आ जाते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में कोई भी पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो इमेज होती है, मान लीजिए यहाँ पे नेत्र गोलक इतना बड़ा है, अब नेत्र गोलक जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पहले रेटिना यहाँ था, अब रेटिना कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। लेकिन जो फोकस बनेगा वहीं पे बनेगा जहाँ पे पहले रेटिना थी, लेकिन रेटिना कहाँ आ चुकी है, रेटिना तो आगे आ चुकी है। यानी इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के जाके पीछे बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक और दृष्टि दोष होता है जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें ना तो पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। ना पास का दिखेगा, ना पास यहाँ पे दिखता है, और ना ही यहाँ पे क्या दिखता है, दूर का दिखता है। अब जब पास दूर दोनों नहीं दिखेगा तो इसमें बाइफोकल लेंस यानी जो बाइफोकल लेंस है जिसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों रहता है, उस लेंस का क्या किया जाता है, यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जिसमें मान लीजिए ये लेंस है तो ऊपर की तरफ किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, और नीचे की तरफ किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और क्या है, जरा दृष्टि दोष के बारे में। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त वृक्क के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त वृक्क के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त वृक्क के माध्यम से बनता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो शरीर में जो रक्त है वो लगभग किसके माध्यम से, जो सारा रक्त है लगभग किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, जो किडनी है, किडनी क्या करती है? ब्लड में जो उपस्थित होता है अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि यूरिया है, और यूरिया के अलावा अतिरिक्त जैसे जल है, लवण है, ये जो छन के बाहर निकलते हैं, तो इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? इन अपशिष्ट पदार्थों को किडनी यानी जो जिसको वृक्क कहते हैं, वृक्क क्या करता है? इनको शुद्ध करने का काम करता है। क्या करता है? इनको शुद्ध करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? किडनी में यानी शरीर में जो रक्त होता है, शरीर में जो सारा रक्त होता है, तो वृक्क के माध्यम से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण, तो इनको क्या करता है? छान के बाहर निकालता है, और छान के बाहर निकालने के बाद इसको शुद्ध करने का काम करता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेशों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो देखिए, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? या बिजली चमकने और बादल फटने के कारण होती है, या जल वाष्प के ठंडे यानी जो बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले जो जल वाष्प है, क्या उनके कारण अम्ल वर्षा होती है? सो अब ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए क्या है, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, तो वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण अम्ल वर्षा नहीं होती। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। जो अम्ल वर्षा होती है ना, वो मेनली किसके कारण होती है? सल्फर के ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ये वायुमंडल में जाते हैं, तो जो बादल के जल हैं उनसे अपक्रिया करते हैं, और बादल के जल से अपक्रिया करने के बाद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके अलावा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बाद से अम्ल वर्षा होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक का मुख्य गुण है अस्थायी चुंबक का निर्माण करना, स्थायी चुंबक का निर्माण करना, लोहे के कण को आकर्षित करना, या लोहे से चुंबक का निर्माण करना। बताइए चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए, अस्थायी चुंबक का निर्माण करना ये क्या है? चुंबक का उपयोग है। क्या है? उपयोग है, ये मुख्य गुण नहीं है। स्थायी चुंबक का निर्माण करना ये भी एक प्रकार का उपयोग है चुंबक का। लोहे से चुंबक का निर्माण करना ये निर्माण प्रक्रिया को बताता है, लेकिन चुंबक का जो मेन मुख्य गुण होता है वो क्या होता है? लोहे के कणों को आकर्षित करना। आकर्षण का गुण जो लोहे के कणों के लिए होता है, यही क्या होता है? चुंबक का मुख्य गुण होता है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी। यहाँ पे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, या वातावरण में नाइट्रोजन की कमी। बताइए भूमंडलीय ताप वृद्धि के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करती है? ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है, और यही क्या करती है? जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सूर्य की जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी के आसपास आती है ना, तो उसको क्या करती है? पृथ्वी के आसपास ही रोक कर रखती है, जिससे पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है? ऑक्सीजन की सांद्रता, CO2 यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी, अगर कमी होगी तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तो यही क्या होता है? जितनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा ये क्या करती है? ऊष्मा को अपने आसपास रोक के रखती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्या होती है? क्रिएट होती है। नाइट्रोजन की कमी ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह में चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो? दाहिने हाथ के अंगूठे नियम द्वारा, कर्क के स्क्रू नियम द्वारा,
कॉर्क के स्क्रू नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता क्या है? तो देखिए फ्लेमिंग के अगर बाएं हाथ के नियम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। FBI, जैसे आप SBI पढ़ते हैं ना, वैसे आप पढ़िए FBI। तो F मतलब क्या हो जाएगा? F मतलब हो जाएगा फोर्स के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? फोर्स यानी बल के बारे में बताना। B यानी चुंबकीय क्षेत्र, B यानी किसके बारे में बताना? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना। और आई मतलब क्या है? धारा के बारे में बताना। तो यहाँ पे देखिए बल के बारे में कौन बताएगा? बल के बारे में बताएगा अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा कौन बताएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगी इंडेक्स फिंगर। कौन बताएगा? इंडेक्स फिंगर, यानी जो तर्जनी होती है ये क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगी। और धारा के बारे में कौन बताता है? तो धारा के बारे में बताती है मिडल फिंगर। क्या बताती है? मिडल फिंगर बताती है। वहीं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें तो दाएं हाथ के नियम में आप IVF पढ़ते होंगे ना, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वैसे ही आपको पढ़ना है IBF। क्या पढ़ना है? IBF। तो I मतलब क्या हो जाएगा? I मतलब हो जाएगा धारा। बताने यही तीन चीज रहते हैं, धारा और चुंबकीय क्षेत्र और क्या है? बल। तो यहाँ पे धारा के बारे में कौन बताएगा? तो यहाँ पे अंगूठा बताएगा। किसके बारे में? धारा के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन बताएगा? तो यहाँ पे जितनी भी अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां किसको बताती हैं? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती हैं। और यहीं पे जो फोर्स है, फोर्स यानी बल के बारे में कौन बताएगा? तो बल के बारे में बताते हैं क्या? हथेली। क्या बताता है? हथेली। तो आई होप आपको IBF और FBI किसके लिए होगा? बाएं हाथ के नियम के लिए। और IVF किसके लिए रहेगा? दाएं हाथ के नियम के लिए। बस आप ये ट्रिक याद रखिएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि धारा की दिशा कौन बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है और बल की दिशा कौन बताता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस की, उसके साथ साथ कौन से और प्रश्न बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हमने उनकी भी प्रैक्टिस की। कुल मिला के ये जो साइंस के प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप ये पूरी क्लासेस देख लेते हैं तो आपके PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ की प्रैक्टिस और साथ ही साथ रिवीजन एक साथ आपका इन प्रैक्टिस सेट के क्लासेस से हो जाएगा। तो ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।